हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दो परिणाम जारी किए हैं। एक तो 2021 का अंतिम परिणाम। तो जितने भी छात्रों का चयन हुआ है इसमें, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम से। और 2024 का जो प्री एग्ज़ाम था उसका भी रिजल्ट निकाला आयोग ने। काफ़ी जल्दी काम किया इस बार। तो उन सभी को शुभकामनाएं जिनका प्री क्लियर हुआ है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने का समय है, क्योंकि आयोग ने जो प्रपोज डेट दी है मेंस एग्जाम की, वो मिड ऑफ द नवंबर है। ओके, तो इस कम समय में क्या ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है मेंस का? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ इसलिए क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है, इसका शानदार कंटेंट आपके साथ है। तो अगर इसको आपने सही ढंग से इसके कंटेंट को पढ़ लिया, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने आपको फीडबैक भी देगी उस चीज़ का कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो इन 2.5 महीने का अगर सही ढंग से यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो 100% एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। तो इसी मेन एग्ज़ाम से संबंधित कुछ चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हमारी चर्चा रहेगी कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, कि क्या वो यूपी पीसीएस के जैसा ही होगा जैसा कि इस पैटर्न पे एग्ज़ाम हो चुका है यूपी पीसीएस में, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पैटर्न कह सकते हैं कि अलग रखा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोक सेवा आयोग ने पैटर्न कैसा रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर रहेगा मेंस का, वो देखिए यूपी पीसीएस से थोड़ा अलग है। 3 अलग अलग प्रकार के इसमें वर्ड लिमिट्स दी गई हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे 50 वर्ड्स के, जो होंगे 4 मार्क्स के। और ऐसे कितने क्वेश्चंस रखे गए हैं? 5। कुछ क्वेश्चंस होंगे 100 वर्ड्स के, कितने मार्क्स के? 8। और ये टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 10। 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और इनकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 150। तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 8 80, 5 इंटू 4 20, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा जीएस का। तो ऐसे कितने पेपर हैं जीएस के? ऐसे 6 पेपर हैं, अर्थात 6 दूनी 12, अर्थात 1200 के क्या हैं? जीएस के पेपर हैं आपके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका? जीएस का। तो ये तो रहा फॉर्मेट, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जबकि यूपी पीसीएस में 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, है ना, 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के। तो थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन चौथा और 5वां और छठा जो पेपर है वो तो पूरी तरीके से उत्तराखंड विशेष का है, और कुछ चेंजेस जीएस के पेपर में भी हैं, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्मेट को। अब हम बात करेंगे किसकी? जो जीएस 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 12। जीएस 1 पेपर का नाम देखिए, आपके सामने लिखा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपकी इस वाले पहले पॉइंट की। सिलेबस आपके पास होगा ही, आप इसको देखिएगा। और ये है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का पूरा आपको समझना है। किस चीज़ को? आर्ट को, लिटरेचर को और आर्किटेक्चर को, राइट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया अप टू मॉडर्न टाइम्स। तो एक तरीके से कहा जाए तो आयोग ने लगभग पूरा सिलेबस ही इन चंद शब्दों में समेट के रख दिया है, जिसमें हम गंभीरता से किन किन चीज़ों को देखेंगे? आर्ट को, कल्चर को, लिटरेचर को और आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसी पे चर्चा कर ली जाए कि वो कौन कौन से बिंदु होंगे जो आपको पढ़ने हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समस्त जानकारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में मिल जाएगी। तो आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने तैयार किया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, टू द पॉइंट है, जो आयोग को चाहिए वो कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने तैयार किया है। तो आपको भटकने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो कम से कम हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज, ठीक। तो देखिए, बात चली है किसकी? बात है
जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, एंशिएंट इंडिया की, यानी कि प्राचीन भारत की, तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स कम से कम देख लेने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में। देखिए, अगर मैं बात करूं वैदिक लिटरेचर की, वैदिक लिटरेचर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। इसको हिंदी में कहेंगे वैदिक साहित्य। तो कोशिश कीजिएगा पढ़ने के दौरान आप लोग वैदिक साहित्य वाला पोर्शन सही ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। हो सकता है क्वेश्चन वैदिक साहित्य से ही आ जाए, जो कि पिछली बार यूपी पीसीएस में आया भी था कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ओवर वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन उपनिषद से भी आ सकते हैं, उपनिषद से क्या तात्पर्य है। 50 वर्ड्स में हो सकता है कि वेदांग और उपवेद पूछ लिए जाएं। ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, वेदांग क्या है, ठीक है, या उपवेद किसे कहते हैं, 50 वर्ड्स में आ सकता है। ओके, तो आप जब भी इसको पढ़ें तो उस हिसाब से पढ़ें कि अगर ये 50 वर्ड्स में आ जाए तो भी कर लिया जाए, 100 वर्ड्स में आ जाए तो भी किया जा सकता है, और 150 वर्ड्स में आए तो भी आप आंसर लिखने की स्थिति में हो। ओके, तो टॉपिक एक है, लेकिन आयोग इसमें क्वेश्चंस कई फॉर्म में बनाकर दे सकता है। तो ये एक मस्ट रीड टॉपिक है जो ज़रूर आप लोग पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अगर 150 क्वेश्चन में आएगा, 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में आएगा, तो हो सकता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़े। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे भी इसका, वैदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब हम पहुंचते हैं तो हमारी मुलाकात होती है महाजनपद काल से और बौद्ध और जैनिज्म वाला जो रिवॉल्यूशन था उससे। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म वाला जो लिटरेचर है वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी कि बौद्ध और प्लस जैन साहित्य से भी कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन साहित्य से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप प्री के दौरान ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, आपको आंसर लिखने भी हैं। ठीक है, जिसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए बिल्कुल सहायता के लिए बिल्कुल तैयार है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम एक टॉपिक और देख सकते हैं इसमें। जब आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया में नंबर 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की जो लिखित जानकारी मिलती है, मुख्य रूप से उसका जो स्रोत है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो क्या पता अर्थशास्त्र से ही क्वेश्चन आ जाए कोई कि अर्थशास्त्र से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है तत्कालीन समय की। ठीक है, इंडिका का नाम सुना होगा आपने, मेगास्थनीज की, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। वैसे मेगास्थनीज की जो इंडिका है, ठीक है, ये भी उस समय के तत्कालीन समाज में प्रकाश डालती है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। प्लस मौर्य साम्राज्य में सिर्फ यही नहीं, अशोक के बारे में आप जानते ही हैं कि अशोक ने पूरे साम्राज्य में क्या स्थापित करवाए थे, अभिलेख स्थापित करवाए थे। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, खासतौर पे जो स्तंभ लेख हैं, वो स्वयं अपने आप में कला की उच्च कोटि का नमूना है। पिलर एडिक्स जिसको कहते हैं हम, ठीक है, खासतौर पे। तो ये भी एक आर्ट का क्या है, एक उच्च कोटि का नमूना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वैदिक लिटरेचर जो मैंने बताया, वो लिटरेचर कला के कई सारे रूप आप जानते ही हैं। ठीक है, इन सबको देखना होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, तब हम पहुंचते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। पोस्ट मौर्यन पीरियड आप जानते ही हैं, यानी कि मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान, तो आपको पता होगा
कि कुषाण साम्राज्य भी एक साम्राज्य हुआ करता था जो अपनी खास किस्म की कला शैली के लिए जाना जाता है, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। तो जब आप यहाँ पहुँचे तो इन दो कलाओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों कला शैली में क्या अंतर था, अंतर को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हिस्ट्री में आप जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जब भारत में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आक्रमण लगातार जारी होते हैं, इंडो ग्रीक, शक, है ना, पहलव और फिर कुषाण, तो कुषाणों ने हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत इन सभी आक्रमणकारियों की तुलना में ज़्यादा बड़े क्षेत्र में क्या किया, शासन किया। कनिष्क का नाम आप जानते हैं। ठीक है, तो मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ से, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं गुप्ता एम्पायर में। गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, जो अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए काफी जाना जाता है। इसको तो स्वर्ण काल भी कहा गया है, प्राचीन काल का, तो इसको तो बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कालिदास की रचनाएं, विशाख दत्त की रचनाएं और कई सारे साहित्य आपको गुप्ता एम्पायर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्वर्ण युग था, गोल्डन एरा था। ठीक है, खास तौर पर किस चीज में, अपनी साहित्यिक गतिविधियों को लेकर। ठीक है, साहित्य गतिविधियां जो हैं गुप्ता एम्पायर की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो द लिटरेचर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है कि कालिदास के ही किसी मालविका रघुवंशम से ही कुछ ना कुछ आ जाए। ओके, तो इन दिस वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुप्ता एम्पायर में एक चीज पहली बार हुई भारत में, और वो है मंदिरों का निर्माण, यानी कि जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है। क्या चीज, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, उस चीज के लिए भी गुप्त साम्राज्य को जाना जाता है। पहली बार भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक, नागर शैली के मंदिर बनाए जा रहे थे, तो कई प्रकार के मंदिरों का नाम आपको गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन वहां से आ जाए एक। ठीक है, नागर शैली मंदिर किस प्रकार का होता है, उसके फीचर्स लिखने को आ सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने पूरी कोशिश करी है कि जो कंटेंट तैयार किया, सिलेबस दिया गया है आयोग के द्वारा, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है। गुप्ता एम्पायर के बारे में लिटरेचर और टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। गुप्ता एम्पायर के बाद हम पहुँचते हैं किसमें, पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जहाँ पर हर्षवर्धन नाम के शासक आपको नजर आएंगे। हर्षवर्धन, जिनको कहा जाता है प्राचीन काल के अंतिम महान हिंदू सम्राट। ठीक है, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन स्वयं एक अच्छे लेखक थे, हो सकता है कि इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए। वेनसांग ने यात्रा करी थी इनके समय में। ठीक है, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 6 से लेकर 647 ईस्वी तक, और वेनसांग की यात्रा के लिए भी ये काल जाना जाता है। और इसी दौरान दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश चल रहा है, पल्लव डायनेस्टी, जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है और टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए भी। तो इसके समकालीन अगर हम इतिहास देखें इसके समय का, तो दक्षिण में हमको क्या दिखाई देगा, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश। ठीक है, जिसकी स्थापना सिंह विष्णु ने करी थी। ओके, महेंद्र वर्मन इनके समकालीन सम्राट हैं पल्लव डायनेस्टी के। ठीक है, तो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी में पल्लव साम्राज्य का भी कोई सानी नहीं है। रथ प्रकार के मंदिरों का उदाहरण आपको पल्लव राजवंश में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैलाशनाथ का मंदिर, आपको याद आ रही होगी बात। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द कल्चरल एक्टिविटीज कंसर्न इन साउथ इंडिया। ओके, साथ ही साथ आगे हम बढ़ जाते हैं और हमको पता चलता है कि भारत से काफ़ी दूर 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है।
जिसका इम्पैक्ट हम देखेंगे आने वाले समय में भारत के इतिहास में पड़ा। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ? पूरे मध्यकालीन भारत में। पूरे मध्यकालीन भारत यानी कि प्री मेडिवल इंडिया, ये चलेगा आपका लगभग 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक। ये 500 साल का इतिहास है। ठीक, अब इसमें कई सारी एक्टिविटीज हुई हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। दक्षिण में चोल साम्राज्य भी है, राष्ट्रकूट है। अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या देखना होगा। देखिए राष्ट्रकूट है, ठीक, राष्ट्रकूट है, पल्लव अभी मैंने डिस्कस किया ही था वो है, चोल साम्राज्य है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सारे के सारे एम्पायर अपनी टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, तो जरूर यहां से आयोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्री मेडिवल इंडिया के राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलास के जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं उनको आप जरूर देखेंगे। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस तरीके से सन 1200 तक हमारा एंशियंट और प्री मेडिवल वाला पार्ट समाप्त होता है। ठीक, अब अभी तक हमको चीजें संस्कृत भाषा में देखने को मिल रही थी अधिकतर। अब क्योंकि 1206 से लेकर हम देखते हैं कि 1526 तक और फिर उसके बाद 1707 तक सल्तनत और मुगल पीरियड हमको देखने को मिलता है। तो इस वाले पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे किसकी? 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य की, मुगल्स की बात करेंगे। तो कंपैरेटिवली अगर मुगल काल और सल्तनत काल की तुलना करी जाए तो सांस्कृतिक गतिविधियों में मुगल काल हमको काफ़ी आगे नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सल्तनत काल में कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों चीज़ में एक चीज़ तो कॉमन है और वही है कि इन दोनों की जो राइटिंग एक्टिविटी थी वो फारसी भाषा में थी, यानी कि पर्शियन में थी। सो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ बोथ द सल्तनत एंड मुगल्स इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि फारसी भाषा में लिखा गया था। तो यहां से कई सारी किताबें आपको मिलेंगी, जैसे कि चचनामा है, ठीक है, जो शुरुआती आक्रमण की जानकारी देता है, मोहम्मद बिन कासिम की। और सल्तनत पीरियड में भी हम देखेंगे कई सारे कवि, पोएट्स इनके दरबार में रहा करते थे। जैसे कि अमीर खुसरो के बारे में ही कुछ पूछ लिया गया। अमीर खुसरो ने कई सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, मिफ्ता उल फुतूह, तुगलकनामा, किसी का भी डिस्क्रिप्शन दिया पूछा जा सकता है। ऐसे ही तहकीक हिंद है अल-बरूनी का, ठीक है। तो यहाँ से इन सब की भी लिटरेचर एक्टिविटीज़ को आप जरा ध्यान में रखेंगे और उनको पढ़ेंगे। सल्तनत काल में लिटरेचर एक्टिविटी के अतिरिक्त हमें पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। हालांकि हम तुलना नहीं कर रहे हैं मुगल पीरियड से, लेकिन इनका भी अपना अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। म्यूजिक के फील्ड में इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज में आ जाएगा। क्योंकि जो सल्तनत पीरियड के जो रूलर्स थे, जो टर्किश रूलर थे, अपने कई सारे वाद्य यंत्र भारत में लेकर आए थे और उन्होंने कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ है। तो वहां से भी हो सकता है क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस बात का, इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है, विच वॉज फ्यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, विच वॉज फ्यूज्ड, एक फ्यूजन देखने को मिलेगा हमें, इंडिया का और इस्लाम के कल्चर का मिश्रण देखने को मिलेगा। बात अगर करेंगे मुगल साम्राज्य की, तो इन्होंने तो कई सारी चीजों को पराकाष्ठा में पहुंचा दिया था, चाहे वो पेंटिंग हो यानी कि चित्रकला हो, जिसकी शुरुआत मानी जाती है हुमायूं के समय से हुई थी, जब वो अपना निर्वासित काल जी रहा था। अकबर ने इसके लिए तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था आगरा में, और ये अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाती है कहां पर? जहांगीर के समय में, और शाहजहां के समय में भी इसको पर्याप्त संरक्षण मिला है चित्रकला को। तो यूपी पीसीएस में और यहां तक कि लास्ट ईयर जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस हुआ था, उसमें कंट्रीब्यूशन पूछा गया था मुगल का लिटरेचर में और आर्ट में।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि मुगल्स के दौरान पेंटिंग, है ना, म्यूजिक और जो लिटरेचर एक्टिविटी है उन सब के बारे में आपको जानना होगा। क्या पता आईने अकबरी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो 3 वॉल्यूम में लिखी गई है, बाबरनामा के बारे में आ जाए, हालांकि वो पर्शियन लैंग्वेज में नहीं थी, वो थी चगताई तुर्क भाषा में। ओके, तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कम से कम इनकी जानकारी तो जरूर रखिएगा, और इन सबको कवर किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में भी। फाइन, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और पहुंचते हैं मॉडर्न इंडिया में। तो मॉडर्न इंडिया में जहां तक मैं समझ रहा हूं, मॉडर्न इंडिया मीन्स व्हाट, आधुनिक काल, जहां पर हमको ब्रिटिश की एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो वहां पर पेंटिंग्स, है ना, लिटरेचर, ये एक्टिविटी नहीं है, इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस एक इम्पॉर्टेंट एक कंटेंट हमको देखने को मिलता है ब्रिटिश काल में, जो कि एक रिएक्शन था उनकी नीतियों के खिलाफ, उसमें चीज़ें लिखी जाती थी। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मॉडर्न इंडिया वाला जो पीरियड है 1707 से लेकर 1947 तक का, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो वो है ना कंटेंट, वो थोड़ा कम है। हाँ, मॉडर्न, और हम आगे बढ़ते हैं 1921 के आसपास, जब आज की जो पार्लियामेंट बनाई गई है वो एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, बट स्टिल वो एक्टिविटीज़ जो मुगल पीरियड में या प्राचीन काल में हमको देखने को मिलती थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला जो पॉइंट है GS1 का, इसमें कम से कम इतनी चीज़ें तो आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। ये पूरी हिस्ट्री कवर कर रही है। इट मीन्स इट विल टेक टाइम, इट मीन्स इट रिक्वायर हार्ड वर्क, बट डोंट वरी, आप लोग हार्ड वर्क करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को पढ़िए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, मेहनत करते रहिए लेकिन, ठीक है। अब एक चर्चा कर लेनी और ज़रूरी है, एक मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है, जो कि यूपी पीएस में आया भी है और अभी मैंने डिस्कस करके बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसमें 50 वर्ड, 150 वर्ड या 100 वर्ड किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग खुद तय करिएगा कि अगर 50 वर्ड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक अगर सेम है कोई सा, तो उसमें क्या क्या लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि ये 50 वर्ड में आ गया और पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर वैदिक लिटरेचर, अर्थात वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पहली लाइन क्या होनी चाहिए, दैट वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ ऑल 4 वेदास। वैदिक साहित्य का तात्पर्य किस चीज से है, चारों वेदों से है। किससे है, चारों वेदों से है, तथा उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ से है, आरण्यक से है, तथा उपनिषद से है। ठीक, उपनिषद से है, क्षमा चाहूंगा मैं, ये थोड़ा गलत हो गया, उपनिषद से है। ठीक, पहली लाइन आपकी ये रहेगी, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद। ऋग्वेदा संहिता, इनको संहिता भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ 1017 हाइम्स एंड आर डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। तो एक अगर 50 वर्ड में आया है तो किसी एक की चर्चा कर लीजिएगा, छोटी सी। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, किसमें बटा हुआ है, 1017 हाइम्स है उसमें, ठीक है, 1017 मंत्रों का उल्लेख है इसमें, प्लस 10 इसमें क्या है, मंडल है। प्रत्येक मंडल का संबंध किसी न किसी ऋषि से है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, घृत संवत, विश्वामित्र, वामदेव, 2-3 नाम आप मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 वर्ड में इतना सा परिचय काम कर जाएगा और पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। 100 वर्ड में आ गया तो थोड़ा सा इस आंसर को और विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, कैसे दिया जा सकता है कि ऐत्रेय और कौस्तुकी जो ब्राह्मण हैं उनका संबंध किससे है, ठीक है, किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का आप चाहें तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं
ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऋग्वेद के नीचे क्या लिख सकते हैं, फ्लोचार्ट बनाकर क्या लिख सकते हैं, ब्राह्मण और अरण्यक के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, ऐत्रेय हो गया और कौस्तिकी हो गया। इस प्रकार से आंसर को दिखाया जा सकता है। साथ साथ सामवेद का भी उल्लेख कर दीजिएगा, ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद ग्रंथ लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से यजुर्वेद का, ठीक है, और इसी तरीके से अथर्ववेद का, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ और अरण्यक ग्रंथ को आप दिखा सकते हैं। ठीक, पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और आपको पता ही है कि किस प्रकार से वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और सभी वेदों के अपने क्या होते थे, ऋषि होते थे। ऋग्वेद का कौन था, होत्री था, सामवेद का कौन था, उद्गाता था, यजुर्वेद का कौन था, अध्वर्यु था। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने आंसर में डालेंगे। जैसे जैसे अगर वर्ड लिमिट से अगर ज़्यादा है तो ये काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक हमने छोटा सा मॉडल क्वेश्चन डिस्कस किया है। बाकी जब आप परचेस करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को तो आपको बहुत चीज़ें और मिलेंगी उसमें। ठीक है, तो आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, पूरा सिलेक्शन मटेरियल है हमारे पास, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 1 से लेकर 6 तक जीएस के, और इसकी फीस रखी गई है 7,000 रुपये। इस ग्रुप में उत्तराखंड पीसीएस मेंस न्यू सिलेबस में दिए गए जीएस 1 से लेकर जीएस 6 का लेटेस्ट अपडेट कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी। गुड थिंग इज दैट इट इज प्रोवाइडेड इन बोथ द लैंग्वेजेस। हो सकता है आपको ये पढ़ने में ना आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको सुन के सब समझ में आ रहा है। ठीक है, जितने टॉपिक्स ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं सारा मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस 5 और 6 का जो पूरा मटेरियल है आपको इसी महीने 5 तारीख को दे दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं कि हिंदी का पेपर भी कंपलसरी है, इसकी फीस रखी गई है 1,000 रुपये। ठीक है, और इन सब की जानकारी प्राप्त, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उन नंबर्स पे भी फ़ोन कर सकते हैं जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक कि सिर्फ मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि आपके आंसर्स को चेक भी किया जाएगा और फीडबैक भी दिया जाएगा। हिंदी का पूरा मटेरियल उन लोगों को मिल चुका होगा जिन्होंने परचेज कर लिया है 15 अगस्त तक, यानी कि पिछले महीने। यूके पीसीएस का एसे राइटिंग पेड बैच भी है, इसकी फीस रखी गई है 2,000 रुपये, और इस ग्रुप में मेंस ऐसे सिलेबस से संबंधित जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उन सबकी कंप्लीट आंसर राइटिंग करवाई जाएगी फीडबैक चेकिंग के साथ। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से ये सारी सुविधाएं और किसी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिल रही होंगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। जीएस 5 और जीएस 6 का अगर खाली लेना चाहते हैं, अब देखिए सेक्शन वाइज भी आपको हम सुविधा दे रहे हैं कि जिसको जो रुचे वो खाली उतने ही मटेरियल को खरीद सकता है। सिर्फ 3,000 रुपये में जीएस 5 और 6 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और उत्तराखंड स्टेट का करंट अफेयर भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए देखिए कितनी मेहनत करी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा, आप समझ सकते हैं। 60 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर्स, इसकी जो फीस रखी गई है 5,800, और इस ग्रुप में डेली 4 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 10 दिन जीएस 1 के 40 क्वेश्चन, इसी तरीके से आगे आगे 1 2 3 4 5 6 जीएस के जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको सब बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए मैं लास्ट में आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। फुल जीएस 1 to 6 प्लस हिंदी प्लस 240 क्वेश्चंस एंड 18 essays with model answers and complete answer writing and feedback checking 15,500 rupees only। ठीक है, और अगर खाली जीएस 5 और 6 प्लस आंसर राइटिंग प्लस ऐसे, इसकी फीस रखी गई है बड़ी किफ़ायती 10,500 रुपये। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आपको और भी स्पष्ट रूप से बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे पेमेंट करना है, और ये सारे नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को कर लेते हैं तो इंटरव्यू की कॉल आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।